रोज़ाना की तरह आज भी धूप खिली हुई थी। ठंडक की ये प्यारी धूप लेने लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। करण अपने ऑफिस की ओर जाने को निकल चुका था। आज सुबह से ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अपने दिमाग का वहम समझकर उसने सारी बातें नज़रअंदाज कर दी। ऑफिस पहुंचकर बेसमेंट में उसने अपनी कार को पार्किंग में लगाया। बेसमेंट की पार्किंग में थोड़ा सा अंधेरा था। एक ट्यूबलाइट जल रही थी जिसकी रोशनी ज़्यादा नहीं थी। कार लॉक कर जब करण लिफ्ट की तरफ जाने लगा तभी उसने महसूस किया कोई साया पार्किंग के कोने से निकलकर मेन गेट की तरफ भागा। करण को थोड़ा अजीब तो लगा मगर उसने सोचा कोई वर्कर होगा। लिफ्ट से अपने ऑफिस के फ्लोर पर पहुंचकर वो अपने रोज़मर्रा के काम में बिजी हो गया। आज 2 नए एम्प्लॉय उसकी टीम में ज्वाइन करने वाले थे। थोड़ी देर बाद मैनेजर ने आकर उन दोनों का परिचय सबसे कराया। उनके नाम रिया और मोहित थे। दोनों को करण के पास ले जाकर आगे की कुछ ज़रूरी फॉर्मेलिटी समझाकर मैनेजर चली गई। करण थोड़े शर्मीले स्वभाव का था। लड़कियों के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता था। उसने दोनों का स्वागत किया और दोनों करण जैसे मैनेजर को पाकर खुश थे। करण दोनों को कंपनी और उनके कार्य संबंधी जानकारियां देने लगा। दोनों बड़े ध्यान से करण की बातें सुन रहे थे। बीच बीच में मोहित कुछ सवाल पूछ लेता तो कभी रिया अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर देती। करण ने नोटिस किया रिया उसके काफ़ी करीब बैठी थी जिसकी वजह से उसका पैर कभी कभी रिया के पैर को छू रहा था। करण ने अपने चेयर को उससे थोड़ा दूर कर लिया। अब उनके बीच काफ़ी दूरी थी। फिर जब करण अपने लैपटॉप पर कुछ प्रेजेंटेशन दिखाने लगा तो रिया ने माउस पकड़ने की चाह गलती से करण का हाथ पकड़ लिया। करण ने अपना हाथ हटा लिया। उसने कहा, मैडम आप ये क्या कर रहे हैं? थोड़ी दूरी बनाए रखें। कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। रिया उसे घूरती रही मानो जो कुछ भी कहा वो उसे कुछ समझ ना आया हो। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आकर चली गई जिस पर ना करण का ध्यान गया ना ही मोहित का। उनके जानकारियों का आदान प्रदान चलता रहा और रिया भोलेपन के साथ करण को किसी न किसी बहाने छूती रही। करण ने थक हार कर उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद लंच हो गया। सब लंच करने चले गए। लंच के दौरान मोहित ने रिया से पूछा, रिया तुम्हें क्या हो गया था? तुम सर को ऐसे परेशान क्यों कर रही थी? पता नहीं मुझे क्या हो गया था उन्हें देखते ही। क्यों मैं उनकी तरफ खींची चली जा रही थी। ना चाहते हुए भी मेरा कंट्रोल मुझ पे नहीं था। मोहित बोला, वो तो सर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन ही आखिरी दिन हो जाता। रिया ने बेपरवाह होकर जवाब दिया, पता नहीं क्या हुआ, और अपना लंच करने चली गई। लंच के बाद फिर से तीनों एक साथ बैठकर जानकारियों का आदान प्रदान करते रहे। ऑफिस ओवर होने के बाद आपस में विदा लेकर सब अपने घर को निकल पड़े। घर पहुंचकर रिया अपने कमरे में चली गई। वहीं बिस्तर पर लेटकर ऑफिस की सारी बातें याद करने लगी। करण का ख्याल आते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा जाती थी। वहीं करण के लिए ये रात बहुत भारी गुजरी। सुबह उठने के बाद उसे बहुत ही थकान महसूस हो रही थी। उसे नाश्ता करते समय अखबार पढ़ने की आदत थी। अखबार पर नज़र डालते ही उसकी निगाहें एक खबर पर टिक कर रह गई।
उसमें लिखा था, सुनसान रास्ते पर एक 23 वर्षीय युवती की हत्या, हमलावर अज्ञात। उस युवती की तस्वीर को देखकर करण को लगा उसने इसे कहीं देखा है। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचना छोड़कर अपना नाश्ता खत्म किया और तैयार होकर ऑफिस निकल पड़ा। ऑफिस में भी उसका सर भारी हो रहा था। रिया और मोहित भी आ गए। करण ने उनसे पिछले दिन बताई गई जानकारी का डिस्कशन किया और फिर उन्हें कोई रिपोर्ट बनाने को बोलकर थोड़ा आराम करने लगा। ऑफिस ओवर हुआ और सब लोग अपने घर चले गए, लेकिन रिया अब तक ऑफिस में ही बैठी थी। रिया को बैठा देखकर करण उसके पास आया और पूछा, क्या बात है रिया, घर नहीं जाना क्या? रिया ने अपना सर ऊपर किया। उसकी आंखों में देखकर करण के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बिल्कुल गुस्से से भरी लाल लाल आंखें थी। करण ने बोला, रिया क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? रिया अब करण के साथ उसकी कार में बैठी थी। उसकी हालत अब नॉर्मल हो चुकी थी। करण उसके घर का रास्ता पूछते हुए कार ड्राइव कर रहा था। उसके घर पहुंच गए तो करण ने कार रोकी तो उसे आश्चर्य हुआ कि यही तो उसका घर है। उसने सोचा यहीं कहीं बगल वाली कोठी में इसका भी घर होगा। उसने रिया से पूछा, कौन सा घर है तुम्हारा? रिया ने करण को एक तरफ इशारा करके दिखाया। करण को उधर देखकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि वो घर करण का ही था। फिर रिया उसे अपना क्यों बता रही है? रिया चलती हुई उस घर के अंदर गई और फूलदान के नीचे से चाबी का गुच्छा निकालकर गेट खोला और अंदर चली गई। करण कार के पास ही हक्का बक्का खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वो घर के अंदर गया। उसे रिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने पूरा घर छान लिया, लेकिन रिया का कहीं अता पता नहीं था। उसने फ़ोन करके रिया से बात करनी चाही, लेकिन रिया का नंबर डायल करते ही बस सनसनाहट और घबराहट की आवाज़ आती। करण ने मोहित को फ़ोन करना चाहा, पर कुछ सोचकर फ़ोन नहीं लगाया। करण अपने बिस्तर पर लेटा हुआ इसी घटनाक्रम के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते कब उसे नींद ने घेर लिया, उसे कुछ पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय जब करण अखबार के पन्ने पलट रहा था, उसकी नज़र फिर एक विचित्र समाचार पर ठहर गई। वो एक मासूम युवती के कत्ल की खबर थी, जिसमें किसी ने उसे मारकर उसका दिल निकाल लिया था। तस्वीर भयानक थी। करण को फिर से वो लड़की जानी पहचानी सी लगी। अब तो उसके सामने दो दो पहेली थी। इस समाचार को देखकर वह परेशान हो रहा था। उधर रिया की पहेली उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने फैसला किया कि आज ऑफिस पहुंचकर रिया से उस बारे में बात करेगा। ये सोचकर करण ऑफिस को निकल पड़ा। ऑफिस में उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई दिया। रिया एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव कर रही थी। करण ने उससे कल रात की घटना के बारे में पूछना चाहा, लेकिन रिया की सामान्य दिनचर्या देख उसे लगा ये उसका वहम होगा। उसने इस बारे में रिया से कोई बात नहीं की। शाम को ऑफिस से निकलते समय रिया उसके पास आई और डिनर का प्रस्ताव रख दिया। करण को थोड़ा अटपटा तो लगा, लेकिन रिया के बार बार आग्रह करने पर वह तैयार हो गया। दोनों ऑफिस से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। रिया ने अपने लिए कुछ स्टार्टर और वाइन का ऑर्डर दिया
और करण से पूछा वो क्या लेगा। करण ने हकलाते में कहा जूस। ये देखकर रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा क्या बात है सर, कुछ खोए खोए से हो, सब ठीक तो है ना। करण ने कहा हाँ रिया सब ठीक है, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे सर, बताओ ना, मैं भी तो जानूं। रिया ने सवाल दागा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऑफिस की कुछ बातें। करण ने रिया की बात टालनी चाही। रिया उसकी यह हालत देखकर बस धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर में वेटर ऑर्डर सर्व करने आ गया। ऑर्डर सर्व करने के बाद थोड़ी देर खड़े होकर वो करण को देखता रहा। जब करण का ध्यान उस पर गया तो वह सॉरी कहकर वहां से चला गया। करण और रिया ने डिनर किया। रिया ने खाने का चुकाया और वे घर को निकल पड़े। करण पूरे रास्ते रिया को कंफ्यूजन से निहारता रहा। रिया ने उससे कहा सर रात ज़्यादा हो गई है और मेरे हॉस्टल का भी गेट बंद हो गया होगा, क्या आप मुझे किसी होटल पे छोड़ सकते हैं। करण ने कहा तुम मेरे घर रुक सकती हो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। रिया ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। अब दोनों बात करते करते घर पहुंच गए। अपने अपने कपड़े बदलकर दोनों ने साथ में टीवी देखी और फिर सोने चले गए। सुबह उठकर करण रिया को जगाने उसके कमरे गया, पर शायद रिया पहले ही उठकर जा चुकी थी। कमरे में रिया का कोई नामो निशान नहीं था। करण ने जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ऑफिस पहुंचा। वहीं शहर में पिछली रात भी एक 25 वर्षीय युवती की हत्या हुई थी और उसके दिल को भी कोई निकाल कर ले गया था। शहर में होती इन हत्याओं ने आम जनता में डर का माहौल बना दिया था। लोग खास करके कामकाजी महिलाओं का रात को निकलना बंद हो गया था। मीडिया पुलिस वालों की नाकाबिलियत को मिर्च मसाला लगाकर दिखा रही थी। पुलिस महकमे में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। शहर में हर तिराहे पर एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगा दी, फिर भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कातिल के बारे में कोई भी जानकारी देने पर इनाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऑफिस का टाइम ओवर होते ही रात के 11 बजे मोहित जल्दी जल्दी अपने घर को पहुंचना चाहता था। कुछ दिनों से जो हत्याएं हो रही थी उसी के सिलसिले में उसे रिया से कुछ बात करनी थी। घर से अब वो 10 मीटर की दूरी पर था। उसे अपने पीछे कोई साया आता महसूस हुआ। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा। उस साये के पहनावे से वह किसी महिला की तरह लग रही थी। मोहित ने चैन की सांस ली और फटाफट से अपने घर में चला गया। तभी उसके सर पर किसी ने कठोर चीज से प्रहार किया और अपना सर पकड़कर वह वहीं गिर पड़ा। पर गिरते हुए उसने हमलावर को देख लिया था और धीरे धीरे मोहित बेहोशी की गिरफ्त में समाने लगा। सुबह करण के उठते ही उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। उसने सोचा रात को नींद सही से पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। ब्रेकफास्ट की टेबल पर उसने अखबार पर एक सरसरी तौर पर नज़र डाली। इस बार फिर से एक युवती की हत्या और उसके दिल निकालने की खबर थी। करण उसे देखकर चौंक पड़ा। उसे अब याद था कि उसने इस लड़की को सपने में देखा था। हत्या वाली जगह भी वही थी जहां सपने में उसने देखा था। करण को अपना सर दुखता सा महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। थोड़ी देर बाद सब कुछ भूलकर करण ऑफिस को निकलने की तैयारी करने लगा। उसने सोच रखा था कि आज
रिया से मिलकर उसे अपना जीवन साथी बनाने के बारे में बात करेगा। उसे यकीन था रिया उसकी बात ज़रूर मान जाएगी। आखिर रिया भी तो उसका साथ पसंद करती है। अपनी सोच में फंसा करण कब ऑफिस की पार्किंग में पहुंच गया उसे खुद पता नहीं चला। ऑफिस में पहुंचकर उसकी नज़रें रिया को तलाश रही थी, लेकिन रिया आज शायद छुट्टी पर थी। करण को रिया पर बहुत गुस्सा आने लगा। इतना कुछ सोचकर वह आज आया था, लेकिन रिया ने ना आकर सब पर पानी फेर दिया। सारा दिन ऑफिस में बेमन से गुजारने के बाद करण शाम को वापस घर चला गया। घर आने और उसे अपने घर का दरवाज़ा खुला हुआ मिला। उसे लगा कहीं घर में कोई चोर तो नहीं आ गया है। धीरे से उसने गेट खोला। अंदर नज़र पड़ते ही चौंक पड़ा। अंदर रिया सोफे पर बैठी इत्मीनान से टीवी देख रही थी। करण रिया को देखकर सब कुछ भूल गया और चहकते हुए पूछा, रिया क्या सरप्राइज दिया है? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी। रिया बोली, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? करण ने उसकी बात का जवाब दिया, नहीं नहीं, इसे अपना ही घर समझो। तुम यहाँ कभी भी आ जा सकती हो। मेरे तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। करण ने दोनों के डिनर का इंतज़ाम किया। फिर दोनों मिलकर डिनर करने लगे। रिया ने अपना प्लान पहले ही बता दिया था। आज रात उसे यहीं रुकना है और दोनों मिलकर थोड़ी टीवी देखेंगे और फिर सो जाएंगे। रात को कुछ खटपट की आवाज़ से करण की आँख खुल गई। उसने बाहर जाकर देखा। रिया के कमरे में झांका। उसे रिया कहीं नज़र नहीं आई। बाहर की तरफ देखने पर उसे गेट से निकलती हुई सड़क पर जाती दिखी। करण की समझ में नहीं आ रहा था रिया इतनी लेट कहाँ जा रही है। करण ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर आंखों से ओझल हो गई। उसने इधर उधर रिया को तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसे रिया का कुछ पता नहीं चला। करण थोड़ी देर वहीं रिया के इंतज़ार में खड़ा रहा। कुछ ही देर के बाद उसे अगले मोड़ पर एक चीख सुनाई दी। भागता हुआ करण वहां पहुंचा। वहां का दृश्य देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक पुलिस वाला घायल पड़ा हुआ था। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और बगल में रिया बैठी हुई थी। रिया के हाथ में मांस का एक छोटा सा टुकड़ा था। करण ने रिया को उठाया। रिया नींद की आगोश में थी। उसके मुंह में खून लगा हुआ था। करण ने उसे सहारा दिया और अपने घर में लाकर सुला दिया। उसके सिरहाने ही बैठे हुए इन सारी घटनाओं को जोड़कर कुछ निष्क्रिय निकालने की कोशिश करने लगा, जिसका सीधा सीधा शक रिया पर ही गया। पर क्यों, ये पता करने के लिए उसने रिया को कुछ नहीं बताया और अगले दिन उसके साथ ऐसा बिहेव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने सोचा सारी बात मोहित उसे बता सकता है, क्योंकि मोहित ही उसे जानता था और मोहित ही उसका दोस्त था। अगले दिन जब वो उठा तो हमेशा की तरह रिया कमरे में मौजूद नहीं थी। वो ऑफिस निकल पड़ा। ऑफिस में उसने मोहित को तलाशा, लेकिन उस दिन मोहित ऑफिस नहीं आया था। उसने पहले मोहित के बारे में पता करना चाहा। वो वहाँ मोहित के घर गया तो मोहित की बहुत बुरी हालत हो रही थी। वो कुर्सी में बंधा हुआ था और उसका मुंह भी बंद था। उसने मोहित को खोला। उसने मोहित को बंधी कुर्सी से खोला और उसके मुंह से वो कपड़ा हटाया और मोहित को फटाफट हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में मोहित बेहोश पड़ा हुआ था। उसने ये बात रिया को बिल्कुल भी नहीं बताई, क्योंकि उसे लगता था कि रिया मोहित को मार सकती है। मोहित जब होश में आया तो करण ने उससे पूछना चाहा कि तुम रिया को कैसे जानते हो। फिर उसने पूछा, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया था? किसने तुम्हें बांध कर रखा?
तब मोहित बहुत डरा हुआ था और वो बोला, मेरे साथ ये सब रिया ने ही किया है, और जो शहर में औरतों की मौत हो रही है, जिनका दिल निकाल लिया जाता है, वो सब भी रिया कर रही है। करण ने कहा, मुझे रिया पर शक था, ये सब वो क्यों कर रही है? तब मोहित ने बोला, ये सब वो तुम्हें पाने के लिए कर रही है। करण चौंक गया कि ये क्या बोल रहा है। तब मोहित ने सारी बात बताई। मोहित ने बताया, रिया तुम्हें अपने बस में कर रही है। वो एक डायन है जो हर रात एक औरत का दिल खा जाती है। तब करण ने कहा, अगर ये सब था तो तुम उसके दोस्त क्यों हो? तब मोहित ने बताया कि रिया ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। अगर मैं ये सारी बात आपको बता देता तो वो मुझे मार डालती। उसे इसी बात का शक हो गया था कि मैंने आपको कुछ बताया तो नहीं है, इसलिए उसने मेरे साथ ये सब किया। अगर उसे पता चले कि मैंने आपको सब बता दिया है तो वो मुझे मार डालेगी। करण ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। मोहित बोला, कैसे? आपको नहीं पता, लेकिन उसने आपको अपने पूरे बस में कर रखा है। वो दोनों बोल रहे थे, हमें अब किसी बाबा के पास जाना पड़ेगा और समय रहते, रात होने से पहले, नहीं तो आज भी किसी औरत की मौत हो सकती है। मोहित को डिस्चार्ज करने के बाद वो दोनों एक सिद्ध बाबा के पास गए। उस बाबा ने बताया, रिया में बहुत शक्ति है, वो अपनी काली शक्तियों से तुम्हें मार भी सकती है। उसके चुंगल से निकलने का अब बस एक रास्ता है। पहला, वो आग से डरती है, और दूसरा, हमें उसके बाल काट के जमीन में गाड़ने होंगे और उसमें मिट्टी के तेल से आग लगानी होगी। ये क्रिया करने के बाद उसकी काली शक्ति खत्म हो जाएगी और वो गायब हो जाएगी। मोहित और करण दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए ये करना ही था, वो भी रात होने से पहले, क्योंकि रात में रिया की शक्ति 4 गुनी हो जाती है। अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए करण ने रिया को फ़ोन मिलाया और बोला कि आज डिनर के लिए शाम को चलेंगे। रिया ठीक शाम को करण से मिलने आ गई। अब यहाँ उसके साथ मोहित भी था, जो पीछे खड़े होकर सब देख रहा था। करण ने उसे ऐसे रेस्टोरेंट में बुलाया जहाँ पे उन्होंने पहले ही सारा प्रबंध कर रखा था। रिया वहाँ पहुँच गई और करण उससे बात करने लगा। तभी अचानक वहाँ गोल घेरे में आग लग गई, जिससे रिया डरने लगी और उसका विकराल रूप सामने आ गया। इसके बाद मोहित ने पीछे से उसकी बाल काटकर वो बाल लेकर जमीन में गाड़ दिए। वहीं उस बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से रिया को कब्जे में कर रखा था और करण ने मिट्टी का तेल लेकर वहां आग लगा दी। इस तरह उन्होंने रिया की शक्ति खत्म कर दी और वो एकदम से हवा में उड़ गई और गायब हो गई। आज इस बात को 4 साल हो गए हैं। करण की बीवी और 2 बच्चे हैं और करण बहुत खुश है। उसी तरह मोहित भी अपने करियर में अच्छा कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टेक केयर।